अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं और आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर इसका पहला पार्ट देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिर हम कूपर को देखते हैं। वो साइलेंट बम बना नहीं पा रहा था, तभी उसे सामने कुछ जुगनू दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वो उस बच्चे के पास जाता है जिसे उन्होंने पकड़ रखा था। उसका नाम मैक्स है। कूपर मैक्स से कहता है क्या वो उसके साथ बम बनाना चाहेगा। मैक्स तुरंत ही तैयार हो जाता है। सबसे पहले कूपर मैक्स को पब्लिक टॉयलेट से वहाँ का सारा यूरिन लाने भेजता है। वहाँ सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तब एली उसे बच्चों से बचाती है। फिर कूपर के कहने पर मैक्स यूरिन को गर्म करता है। वो यूरिन को तब तक गर्म करता है जब तक यूरिन नमक नहीं बन जाता। अब उसके नमक बनने के बाद कूपर उस नमक को किसी केमिकल में डालकर गर्म करता है। भाप निकलने के बाद उससे कोई व्हाइट चीज निकलती है। तब कूपर कहता है ये ड्रैगन फायर है, मतलब साइलेंट बम। दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं। ल्यूक के नहाते वक्त वो उसकी लाइब्रेरी की चाबी की छाप ले लेता है। सैमुअल ने भी अपने घोड़ों को तैयार कर लिया था। अब मैक्स और कूपर रात भर काम करके साइलेंट बम बनाकर उसे टेस्ट करते हैं। थोड़ी ही देर बाद कूपर भागता हुआ जाकर सबको बताता है उसने साइलेंट बम बना लिया है। उसके पीछे मैक्स भी आता है। उसके राइट साइड के आईब्रो थोड़े जल गए थे। अब सब लोग जॉन से टॉम को वापस लाने बोल रहे थे क्योंकि उन्हें टॉम के बिना काम करना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन टॉम लियो के घर उसे मारने पहुंच गया था। टॉम लियो को आइस बिजनेस को लेकर कन्फ्रंट करता है, लेकिन लियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉम उसके आदमियों से लड़ना शुरू करता है, लेकिन तभी लियो का बेटा ल्यूक टॉम की तरफ शूट करता है। बुलेट उसके हाथ को छू कर जाती है। अब गन में दूसरी गोली डालकर वो टॉम को मारने ही वाला था, लेकिन तभी सैमुअल और जॉन आकर उसे वहां से ले जाते हैं। अब जॉन टॉम की चोट के लिए लेप बनाता है, लेकिन टॉम ने पहले ही पट्टी बांध ली थी। जॉन टॉम से बात करना चाहता था। टॉम इस काम के लिए राजी हुआ था, लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन जॉन को तो रॉयल फैमिली का गोल्ड चुराना है, इससे उसमें और लियो में क्या फर्क रह गया। जॉन कहता है अगर उन्हें गोल्ड के बारे में पता चल गया तो इससे वो लोग बुरे नहीं बन जाते। टॉम उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन जॉन कहता है बर्फ के चुराने के बाद रूम नंबर 9 का सीक्रेट भी जल्दी ही बाहर आ जाएगा। तब वो सारा गोल्ड लियो को ही मिल सकता है। तब वो एक तरह से लियो की मदद ही करेंगे। वो टॉम से बस एक बार उस पर भरोसा करने कहता है, लेकिन टॉम वहाँ से चला जाता है। अब अपने पिता की उस ग्लोविंग बॉल को देखकर उसे उनकी याद आती है। वो तुरंत उनसे मिलने जाता है। उसके डैड अब किसी पहाड़ पर अकेले रहते हैं। जॉन से मिलकर वो समझ जाते हैं वो थोड़ा परेशान है। तब वो उससे कहते हैं जॉन वही करे जो उसे सही लगता है। वो खुद पर और अपने उन लोगों पर भरोसा करे जो उसे फॉलो कर रहे हैं। भरोसा सब कुछ बदल देता है। वही लियो के घर ईथन नकली चाबी बनाकर उस लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन वहाँ उसे बुक कहीं नहीं मिलती। तभी उसे बेल की फिर आवाज आती है क्योंकि जूलियन फिर उसे यामाकाटा करने बुला रही थी। वही सुरंग में ईथन और जॉन आइस हाउस के फ्लोर में छेद करने वाले थे। फिलहाल उन्हें पता नहीं था आइस कहाँ रखी है, लेकिन तभी वहाँ टॉम आ जाता है। वो उनके साथ काम करने मान गया था। अब कुछ देर बाद वो पहले बर्फ का टुकड़ा निकालते हैं। फिर एलिया सभी को बर्फ की कोई डिश देती है, लेकिन टॉम को सबसे ज्यादा देती है। ये देखकर सब गुस्सा होते हैं, लेकिन एलिया शर्मा रही थी। लेकिन तभी वहाँ माइलो आता है। दरअसल किंग की मौत हो गई। किंग का पोता जॉश किंग की लाश के पास बहुत रोता है। अब जॉन सबको समझाता है उन्हें अपना प्लान बदलना होगा, क्योंकि पहले वो किंग की बर्थडे सेरेमनी में चोरी करने वाले थे, लेकिन अब उन्हें किंग की डेथ सेरेमनी में चोरी करनी पड़ेगी। सेरेमनी 4 दिन बाद है। अब उन्हें 4 दिनों के अंदर ही आइस और गोल्ड दोनों चुराने होंगे, लेकिन 4 दिनों के अंदर इतने आइस को मूव करना मुश्किल है। लेकिन जॉन कहता है वो सिर्फ 700 टन आइस निकालेंगे और बाकी आइस को वो पानी की मदद से नदी में बहा देंगे। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि वो पानी से आइस को कैसे निकालेंगे। तब जॉन उन्हें एक मैप की मदद से समझाता है। राइट साइड से उन्होंने आइस हाउस तक टनल खोदी है। उसके ठीक ऊपर एक नहर है, वो वहाँ तक भी सुरंग खोदेंगे। और आइस हाउस के नीचे की तरफ एक नदी है, वो वहाँ तक भी सुरंग खोदेंगे। अब वो आइस हाउस का सारा आइस टनल में गिराएंगे। फिर ऊपर से पानी बर्फ को अपने साथ बहाकर नदी में ले जाएगा। माइलो को बर्फ पानी में बहाना ठीक नहीं लगता। टॉम कहता है सेरेमनी के समय बहुत सारे लोग नदी के पास फायर वर्क देखने जमा होंगे। उनका पहले से इरादा बर्फ लोगों में बांटने का है। अब इससे लोगों को बर्फ सीधे मिल जाएगी, इसीलिए उसे इस प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दी दोनों तरफ टनल खोदना थोड़ा मुश्किल है। लोगन कहता है काम हो जाएगा, लेकिन मैक्स कहता
है पूरी बर्फ उन्हें टनल में गिरानी होगी। तब कूपर कहता है वो आइस हाउस के फ्लोर को बम से उड़ा देंगे, जिससे सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही बर्फ टनल में आ जाएगी। जॉन कहता है जब लोगों का ध्यान बर्फ की तरफ होगा तब वो जाकर गोल्ड चुरा लेंगे, लेकिन लोगन कहता है यहाँ एक प्रॉब्लम है। दरअसल नहर से पानी शुरू करने के लिए वहाँ किसी को रहना होगा और पानी भरने के बाद तैरकर बाहर निकलना होगा, लेकिन उसे स्विमिंग नहीं आती और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो इतनी देर पानी में अपनी सांस रोक सके। तब जॉन कहता है वो किसी को जानता है जो ये काम कर लेगा, और वो होती है टॉम की बहन एजरा। पानी से निकलते समय उसे सब देखते रह जाते हैं। अब रात में जॉन एजरा के साथ था, वो काफी समय तक पानी में रह सकती थी। फिर कुछ देर बाद जॉन उसे ग्लोबिंग बॉल देता है जो उसके डैड ने डीन को दी थी। इसकी रोशनी से वो पानी के अंदर आसानी से देख पाएगी। एजरा को वो बॉल बहुत पसंद आती है, लेकिन जॉन अभी भी उसे अपने दिल की बात बोल नहीं पाता। अब अगली रात सभी लोग मिलकर रूम नंबर 6 की बर्फ चुरा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ लियो का बेटा ल्यूक अपने गार्ड्स के साथ आता है। टॉम बर्फ की दूसरी तरफ था। फिर ल्यूक अपने गार्ड्स को कोई ऑर्डर देकर भिजवा देता है और खुद वहाँ आराम करने लगता है। इस बीच सब शांत खड़े थे, लेकिन लोगन पाद देता है, लेकिन लकीली ल्यूक को स्मेल नहीं आती और वो सब बच जाते हैं। अब सेरेमनी को 2 दिन बचे थे। लियो ने बहुत सारे आदमी बुलवाए थे क्योंकि वो सेरेमनी के दिन तख्ता पलट करने वाला था और खुद किंग बनने वाला था। इस तरफ टॉम, लोगन और जॉन टनल खोद रहे थे। तभी वहाँ से पानी निकलता है। लोगन देखता है उनकी सुरंग पानी तक पहुँच गई। लोगन उसमें एक डंडा लगा देता है जिसे खींचने पर सुरंग में पानी भरने लगेगा। फिर तीनों दूसरी तरफ सुरंग खोदने जाते हैं जहाँ से बर्फ के साथ पानी बाहर निकलेगा। वही लियो की लाइब्रेरी में ईथन उस बुक को ढूंढ रहा था। वो बुक ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, इसीलिए वो फिर से शुरुआत करता है और फाइनली उसे वो सीक्रेट अकाउंट बुक मिल जाती है। अब ईथन छुपके से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते हुए उसे जूलियन देख लेती है। वही टनल में सब थोड़ा आराम कर रहे थे। दरअसल कल 12 बजे तक उन्हें टनल कंप्लीट करनी है क्योंकि 12 बजे ही सेरेमनी शुरू होगी। लोगन कहता है वो कल 12 बजे तक टनल कंप्लीट कर लेगा। तभी वहाँ एलियास एजरा को लेकर आती है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल एलियास ने एजरा के लिए ये वाटरप्रूफ सूट खरीदा था। एजरा उसे थैंक यू बोलती है और एलियास उसे सिस्टर इन लॉ कहती है। ये सुनते ही एजरा टॉम की तरफ देखती है और एलियास शर्मा रही थी। तभी वहाँ ईथन आता है क्योंकि उसे लियो की सीक्रेट अकाउंट बुक मिल गई थी। अब सेरेमनी के 6 घंटे पहले ल्यूक अपने गार्ड्स के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसे जूलियन आवाज देती है। उसने उस गुलाम को लियो की लाइब्रेरी से निकलते हुए देखा जिससे ल्यूक कुछ दिन पहले टकराया था। उसने ईथन का पीछा भी किया। जूलियन उसे सब बता देती है। फिर ल्यूक टनल की तरफ जाता है। घर के अंदर उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन दीवार पर उसे जॉन का प्लान दिख जाता है। इसके साथ ही उसे रूम नंबर 9 के बारे में भी पता चल जाता है। तभी उसे टॉम और जॉन की आवाज आती है। वो छुपकर उनकी बातें सुनता है। वो दोनों रूम नंबर 9 के गोल्ड के बारे में बात कर रहे थे। अब इन सब से ल्यूक को उनके प्लान और गोल्ड के बारे में सब पता चल गया था। अब सेरेमनी में 1 घंटा बाकी था। लियो अपने आदमियों को भाषण दे रहा था क्योंकि 1 घंटे बाद वो महल पर हमला करके इस देश का तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन तभी वहाँ ल्यूक आता है और उसे गोल्ड के बारे में बताता है। इस तरफ एजरा पानी छोड़ने तैयार थी और 12 बजने में सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। वही आइस हाउस के नीचे थोड़ा साइड में जॉन आइस हाउस का फ्लोर उड़ाने तैयार था। वही अगले छोर पर टॉम और लोगन नदी तक सुरंग खोद रहे थे। लोगन टॉम को जॉन के पास जाने कहता है। वो अकेला ही सुरंग खोद लेगा। टॉम जॉन की तरफ भागता है। वही सुरंग के तीसरे छोर मतलब उस घर में एलियास और एली माइलो के साथ मिलकर सभी सबूत जला रहे थे। टॉम भागता हुआ जॉन के पास आ रहा था। लोगन सुरंग खोद रहा था। एजरा भी रेडी हो चुकी थी क्योंकि 12 बज चुके थे। जॉन टॉम के आने का इंतजार कर रहा था। 12 बजते ही एजरा पानी शुरू कर देती है। अब टनल में पानी भरने लगता है। वही आसमान में फायर वर्क शुरू हो गया था। नदी के पास लोग भी जमा हो चुके थे। तभी लियो और ल्यूक के पास उनका आदमी आता है क्योंकि उन्हें भी 12 बजते ही महल पर अटैक करना था। वही सुरंग में जॉन को पानी की आवाज सुनाई देती है और उन्होंने अभी तक आइस हाउस के फ्लोर को उड़ाया नहीं था। अब जैसे ही टॉम पहले बम को क्रॉस करता है, वो चिल्लाकर जॉन को ट्रिगर प्रेस करने बोलता है। जॉन ट्रिगर प्रेस करता है। ट्रिगर दबाते ही बम ब्लास्ट होने लगते हैं और आइस हाउस की सारी बर्फ टनल में गिरने लगती है और टॉम भी आखिरी बम फटने के ठीक पहले उससे आगे आ जाता है। वही दूसरी तरफ लियो को उसके साथी महल पर हमला करने बोल रहे थे, जबकि ल्यूक उसे गोल्ड के लिए चलने बोल रहा था। अब इस तरफ अब टनल में पानी भर चुका था। एजरा तैरती हुई उस तरफ आ रही थी जहाँ से जॉन और टॉम उसे बाहर निकालेंगे। वही जॉन और टॉम देखते हैं आइस हाउस का सारा बर्फ टनल में आ चुका है, लेकिन
लेकिन तभी उनकी तरफ पानी भी आ रहा था। जॉन टॉम को जल्दी से ऊपर भेजता है। ऊपर रूम नंबर 9 है जिसमें गोल्ड रखा है। उसके ऊपर जाते ही पानी वहां तक आ जाता है। अब जॉन भी पानी के अंदर था और टॉम ने उसे रस्सी से पकड़ रखा था। अब पानी बर्फ से टकराता है। वही दूसरी तरफ से एजरा जॉन की ही तरफ आ रही थी। अब कुछ ही देर बाद पानी बर्फ को अपने साथ बहाने लगता है, जिससे पानी का बहाव और तेज हो जाता है। पानी के बहाव से एजरा तेजी से जॉन की तरफ बहने लगती है, लेकिन तभी उसके सिर पर कुछ लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जॉन अभी तक बीच में ही उसका इंतजार कर रहा था। तभी ग्लोविंग बॉल उसकी तरफ आता है और कुछ ही सेकंड्स बाद एजरा भी उसी तरफ आ रही थी। जॉन उस बॉल को फेंक देता है और बड़ी मुश्किल से एजरा को पकड़ता है, फिर उसे अपने मुंह से सांस देता है। वजन बढ़ने की वजह से टॉम समझ जाता है और दोनों को ऊपर खींचता है। जॉन एजरा को किस करने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन एजरा उसे गले लगा लेती है। अब इस तरफ लोगन को पानी की आवाज आती है, लेकिन टनल कंप्लीट नहीं हुई थी। लोगन जल्दी जल्दी खोदने लगता है, लेकिन उसका फावड़ा टूट जाता है। अब लोगन अपने हाथों से खुदाई करने लगता है और पानी आने के बस कुछ सेकंड्स पहले ही वो टनल कंप्लीट कर लेता है। तभी पानी प्रेशर से लोगन के साथ बर्फ को नदी की तरफ फेंकता है। तभी वहाँ मौजूद सभी लोगों को पानी के साथ बर्फ दिखाई देता है। सभी लोग बर्फ की तरफ भागने लगते हैं। वही ऊपर एजरा, टॉम और जॉन रूम नंबर 9 में आते हैं। वहाँ बहुत सारे बक्से रखे हुए थे। उसे खोलने पर उसमें वो चाइनीज गोल्ड रखा था, लेकिन तभी वहाँ वो सफेद बाल वाला असासिन आ जाता है और उसके साथ लियो और ल्यूक भी थे। दरअसल टनल से पानी निकल चुका था। वो तीनों भी उस टनल से ही आए थे। वो लोग उन तीनों को पकड़ लेते हैं। लियो उस गोल्ड को देखकर बहुत खुश होता है, साथ ही उन्हें बताता है वो आज रात तख्ता पलट करने वाला है। अब वो उस असासिन से तीनों को टनल में ले जाकर मारने कहता है। उस बॉक्स में उसे एक लेटर भी मिलता है जो प्रिंस शैडो ने अपने बेटे के लिए लिखा था। वही टनल में वो असासिन उन्हें ले जा रहा था, लेकिन टॉम के पास एक नाइफ था जिससे वो अपनी रस्सियां काट रहा था। वही ऊपर लियो अपने बेटे से कहता है इस गोल्ड के बारे में उनके अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब था वो जाकर उस असासिन को भी मार दे। वही नीचे तीनों को एक आवाज आती है। दरअसल ये एक सिग्नल था। तभी टॉम उस असासिन को लात मारता है और तीनों बाहर भागने लगते हैं। उन्होंने अपनी रस्सी भी खोल दी थी। जॉन अपने पास का शंख बजाता है। तब हम देखते हैं बाहर कूपर, मैक्स और बाकी लोग हैं और अंदर बम लगे हैं। कूपर ट्रिगर दबाता है, लेकिन बम ब्लास्ट नहीं होते। कूपर को भी समझ नहीं आता बम क्यों नहीं फटे। वही अंदर जॉन लगातार शंख बजा रहा था और वो असासिन उनका पीछा कर रहा था। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए कूपर मशाल लेकर अंदर भाग जाता है, क्योंकि अब बम को अंदर जाकर ब्लास्ट करना होगा। कूपर अंदर भाग रहा था, जहाँ थोड़ी दूरी पर ही उसे तीनों क्रॉस करते हैं। कूपर टॉम को स्माइल देता है, फिर और अंदर चला जाता है। सामने उसे असासिन दिखाई देता है, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले ही कूपर बम में आग लगा देता है, जिससे एक एक करके बम ब्लास्ट होने लगते हैं। जॉन एजरा को बाहर भेजता है। वही टॉम कूपर को देखकर शॉक रह गया था। जॉन तुरंत उसके पास जाकर उसे भी बाहर लेकर आता है। तभी ल्यूक भी नीचे आ रहा था, लेकिन ब्लास्ट को देखकर उसे भी वापस ऊपर जाना पड़ता है। बम से सुरंग ढह जाती है, लेकिन टॉम और जॉन सही सलामत बाहर आ जाते हैं। जॉन के आते ही मैक्स कूपर के बारे में पूछता है, क्योंकि वो उसका मास्टर है, लेकिन जॉन ना में सिर हिलाता है, मतलब कूपर बच नहीं पाया। वही सुरंग के ढहने से लियो और ल्यूक भी उस कमरे में सोने के साथ फंस चुके थे और उस कमरे के बारे में कोई नहीं जानता। वही दूसरी तरफ लियो के साथी उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें महल पर हमला करने जाना था। तभी एक सैनिक वहां आकर बताता है उन्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि उनके बारे में पता चल चुका है। लियो और उसके आदमी भाग चुके हैं और रॉयल फोर्स किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाली होगी। ये सुनते ही वो सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब हमें पता चलता है वो सैनिक ईथन है। वही सुरंग के बाहर जॉन मैक्स को समझा रहा था। तभी उसके सिर पर कोई गन रखता है। अब उसने सभी को पकड़ लिया था। दरअसल वो लियो का भतीजा काई है। तभी वहाँ लोगन पहुँचता है। काई सबको मारने वाला था। तब लोगन घर के अंदर से टॉम का भाला लाकर उसकी तरफ फेंकता है। टॉम भाले को पकड़ता है और जॉन उसे गन शॉट से बचाता है। अब जॉन सभी को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी सुरंग में से वो असासिन निकलता है। वो अभी तक जिंदा था। अब उसकी और टॉम की फाइट शुरू होती है और बाकी लोग दूसरे गुंडों से लड़ रहे थे। अब कुछ देर बाद काई जॉन के पीछे लगा था। तब जॉन को उसकी गन मिल जाती है, लेकिन वो दिखाता है गन पाउडर और बुलेट उसके पास है। लेकिन जॉन तुरंत ही गन पाउडर और बुलेट उससे छीन कर और गन में डालकर गन उसकी तरफ तान देता है। अब जॉन उसके पीछे भाग रहा था। वही लोगन, सैमुअल, एजरा और एलाइस बाकी गुंडों से निपट रहे थे। मैक्स और एली टनल में छुपे थे। तभी टनल में से किसी का हाथ निकलता है। अब कुछ देर बाद टॉम उस असासिन को हरा चुका था और
बाकी लोग गुंडों से भी निपट चुके थे। अब काई उनके सामने अकेला था। जॉन उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी वहाँ उसके और गुंडे आ जाते हैं। टॉम भी जख्मी हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आता वो आगे क्या करे, लेकिन तभी कूपर वहाँ आता है। मतलब वो भी बच गया था। कूपर उनकी तरफ एक बम फेंकता है और लोगन उसे ऊपर की तरफ मारता है। तब जॉन और सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। वो बम ऊपर जाकर फट जाता है, लेकिन वो बम इतना लाउड था कि उन्हें छोड़कर बाकी गुंडों के कान से खून निकल जाता है और सभी लोग अधमरे होकर नीचे गिर जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन काई ने एजरा को पकड़ लिया था। जॉन के पास उसकी गन थी। तभी वो याद करता है उसने एक बार गन चलाना सीखने वाली एक किताब देखी थी। अब जॉन उस किताब को याद करके गन लेकर उस पोजीशन पर खड़ा होता है, फिर निशाना लगाकर फायर करता है और बुलेट जाकर सीधा उसके सिर में लगती है। जॉन तुरंत जाकर देखता है कि कहीं एजरा को तो चोट नहीं आई। लोगन कूपर से पूछता है उसने हवा में क्या फेंका था। मैक्स बताता है ये बम उन्होंने साइलेंट बम बनाते वक्त बनाया था। जॉन कूपर से पूछता है वो बचा कैसे। तब कूपर दिखाता है उसने कोई आर्मर पहन रखा था। वो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है, इसीलिए पहले से ही अपनी तैयारी में रहता है। अब सब वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा माइलो वही चिल्लाता है कि कोई उसे खोलो। अब अगले दिन प्रिंस शैडो के बेटे को किंग बनाया जाता है और लियो के साथियों को समझ नहीं आता आखिर कल रात क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने लियो की सीक्रेट अकाउंट बुक के बारे में सुना है। फिर हमें लियो दिखाया जाता है। रॉयल गार्ड उससे पूछताछ कर रहे थे क्योंकि उनके पास उसकी सीक्रेट अकाउंट बुक है। उसके ऊपर करप्शन और रॉयल गोल्ड चुराने का इल्जाम लगा है। लियो सब इल्जामों से मना कर रहा था, लेकिन उसके पीछे उसके बेटे को टॉर्चर किया जा रहा था। ल्यूक बता देता है ये सब क्राइम लियो ने ही करवाए हैं। वही नए किंग के पास कुछ बॉक्स और एक लेटर आता है। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल सेरेमनी के 12 घंटे पहले ही सब लोग रूम नंबर 9 में आ चुके थे, जहाँ बहुत सारा गोल्ड था, लेकिन उस गोल्ड में एक लेटर भी था। जॉन उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। वो लेटर प्रिंस शैडो ने अपने बेटे के लिए लिखा था, जो फिलहाल किंग बन चुका है। वो लेटर बहुत इमोशनल था। दरअसल प्रिंस शैडो चाहते थे कि देश में किसी के भी साथ अमीर गरीब को लेकर भेदभाव ना हो, यही उनका सपना है। इसीलिए वो अपने बेटे के लिए ये दौलत छोड़कर जा रहे हैं ताकि उनका बेटा उनका सपना पूरा कर सके। उस लेटर को पढ़कर अब किंग को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका था। अब इस लेटर को सुनकर लोगन कहता है उसका तीसरा रूल है कि वो किसी और की चीज को नहीं चुराता। इसी तरह एक एक करके सभी अपना हिस्सा छोड़ देते हैं और वापस अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अब आम लोगों के पास भी बर्फ है और सभी लोग जॉन के बुक शॉप के बाहर है। तभी वहाँ लियो की गर्लफ्रेंड जूलिया आती है। यहाँ हमें पता चलता है जूलियन भी उनके साथ मिली हुई थी। ईथन भी उससे प्यार करने लगा था। उसने जानबूझकर जॉन के कहने पर ल्यूक को चोरी के बारे में बताया था ताकि लियो और ल्यूक महल पर हमला करना छोड़कर सुरंग में रूम नंबर 9 में आ सके, जहाँ उन्होंने उन्हें फंसा दिया। साथ ही हम देखते हैं जॉन को लियो की सीक्रेट अकाउंट बुक से पता चला कि उसने अपना पैसा कहाँ छुपा रखा है और वो पैसा गोल्ड के रूप में ही है। जूलियन अपने साथ उस गोल्ड को भी लाई थी। मतलब उन्होंने ना ही सिर्फ लियो के करप्शन को सबके सामने लेकर आए, बल्कि इस देश को भी बचाया और जैसा उन्होंने वादा किया था उनके साथियों को पैसे भी कमा कर दिए। अगले सीन में हम देखते हैं टॉम जॉन से पूछता है उसे कैसे पता था कि वो लेटर सुनकर सब लोग अपना हिस्सा छोड़ देंगे। तब जॉन बताता है गोल्ड के साथ कोई लेटर नहीं था। दरअसल वो लेटर माइलो के पास था। जब प्रिंस शैडो उसे उसका गोल्ड देने आए थे तब उन्होंने वो लेटर भी उसे दे दिया था, ये सोचकर कि अब इस लेटर का कोई काम नहीं है। और जब वो लोग सीक्रेट रूम में गए तब उसने ही वो लेटर वहाँ रखा था, इसीलिए तो उसने टॉम को गोल्ड चुराने कहा था। टॉम कहता है उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई थी। जॉन कहता है क्योंकि वो खुद श्योर नहीं था कि उनके साथी गोल्ड छोड़ेंगे या नहीं। टॉम उस पर भड़क जाता है कि उसने रॉयल फैमिली के गोल्ड के साथ रिस्क लिया, लेकिन जॉन कहता है उसने तो बस थोड़ा ड्रामा क्रिएट किया। ये बोलकर जॉन भागने लगता है और टॉम उसे पीटने उसका पीछा करता है। फिर कुछ समय बाद जॉन, एजरा और उनके साथ टॉम और एलियास नीदरलैंड जा रहे थे, जैसा डीन का सपना था। अब कुछ साल बाद हम देखते हैं कि इनके पास एक लड़का आता है। उसने एग्जाम में टॉप किया है। उसे लोग मैड साइंटिस्ट कहते हैं। उसके सिर ऊपर उठाने पर उसके आईब्रो से हमें पता चलता है वो लड़का मैक्स है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।